स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है हजीबुल्लाह के बारे में। लेबनान के वहाँ पे हजीबुल्लाह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिलिटेंट अथॉरिटी के रूप से इस्टेब्लिश है। रिसेंटली उनके द्वारा लेबनान का जो लीडरशिप है उनको एक स्टेटमेंट दिया गया कि ईरान के साथ में हमारे जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है, जिससे कि इस वॉर सिचुएशन के अंदर में ईरान का जो सपोर्ट है उसको हम कैरी आउट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हजीबुल्लाह के द्वारा लेबनान का जो लीडरशिप है उसको ये स्टेटमेंट है वो क्यों दिया गया। रिसेंटली लेबनान का जो लीडरशिप है उनका स्टेटमेंट आया था कि ईरान के द्वारा उनके जो इंटरनल अफेयर्स है उसके अंदर इंटरवेन है वो ना किया जाए। सीज फायर का सिचुएशन के अंदर में जब इजराइल ने लेबनान के सदर्न पार्ट के वहाँ पे अटैक किया तो इजराइल को टारगेट करते हुए ईरान ने भी, आप देखिए कि इजराइल को टारगेट करते हुए अटैक है वो किया था। लेबनान के सदर्न पार्ट के अंदर में हजीबुल्लाह का डोमिनेशन है तो उसी को अटैक है वो किया गया था इजराइल के द्वारा। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हजीबुल्लाह का जो क्रिएशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 1979 के समय में ईरान के वहाँ पे रिवॉल्यूशन होता है और ईरानियन रिवॉल्यूशन के लेटर फेज के अंदर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि ईरान ने अपना सपोर्ट प्रोवाइड किया था और उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उन ऑर्गेनाइजेशन का कि इजराइल को किस तरीके से काउंटर है वो किया जा सके, इजराइल का जो अटैक्स है उनको रजिस्ट है वो किस तरीके से किया जा सके। तो 1979 के समय में ईरानियन रिवॉल्यूशन के लेटर फेज के अंदर में इजराइल के अटैक्स को काउंटर करने के लिए ही 1982 के समय हजीबुल्लाह है उसका क्रिएशन है वो होता है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है इन ऑर्गेनाइजेशंस के क्रिएशन को, जिनको कि आप 3H के नाम से याद रख सकते हो। हजीबुल्लाह नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबनान के वहाँ पे है। हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप के वहाँ पे है और होती रेबल ग्रुप हैं जो कि यमन के वहाँ पे पावर के अंदर में है। लार्जर एरिया है उसको कैप्चर किया गया है होतीज के द्वारा यमन के अंदर में। नेक्स्ट आपको लेबनान का जो लोकेशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कौन कौन से कंट्री हैं वो अपना एरिया शेयर किया करते हैं लेबनान के साथ में। तो जो लैंड बॉर्डर है वो 2 कंट्रीज के द्वारा शेयर किया जाता है। आप देखिए कि इसका जो ईस्टर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे भी सीरिया सिचुएटेड है और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है वहाँ पे भी सीरिया है, उसी का एरिया आया करता है। सदर्न पार्ट के अंदर में इजराइल है वो सिचुएटेड है, तो सदर्न पार्ट के अंदर में इजराइल नाम का जो कंट्री है वो अपना एरिया शेयर करता है। और अब ये जो कंट्रीज़ का ये जो ग्रुप है ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन के अंदर में, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इजराइल हो, लेबनान हो, इवन जॉर्डन हो, इन सब कंट्रीज़ को लेवेंट के नाम से जानते हैं, जिसको यूपीएससी ने आपसे 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लेवेंट रीजन है जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से कंट्रीज़ हैं वो इसके पार्ट आया करते हैं। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन के जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट हुआ करते हैं। कौन से रीजन का नाम क्या है, लेवेंट इस रीजन का नाम है। सेकेंड आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि मेडिटेरियन के अंदर में एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे। तो साइप्रस नाम का जो कंट्री है वो भी आप देखिए कि लेबनान के नियर बाई एरियाज के अंदर ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इबोला के बारे में। आप देखिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वहाँ पे इबोला का आउटब्रेक हुआ। सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है जहाँ पे वो कंट्रीज हैं वहाँ पे भी केसेज हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं। तब ओवरऑल जो नंबर ऑफ केसेज हैं वो 500 प्लस है। यहाँ पे 100 प्लस लोग हैं जिनका डेथ हो चुका है इबोला के इस आउटब्रेक की वजह से। तो ये नंबर्स के बारे में यहाँ पे मेंशन है। इश्यू क्या है, इश्यू तो बेसिकली आप देखिए कि वैक्सीन का है कि इबोला को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है। जो सब्सिडरी यहाँ पे मेडिसिन है उसी के थ्रू जो ट्रीट है वो किया जाता है हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए इश्यू ये है कि जिन एरियाज में आउटब्रेक हुआ है वो आइसोलेटेड एरिया है। आइसोलेटेड एरिया है तो इश्यू ये है कि जब कोई भी पर्सन है जो कि उससे कंटामिनेटेड है इबोला से, उसका डेथ होता है, तो अगर उनके द्वारा हेल्थ वर्कर्स के द्वारा उस बॉडी को हैंड ओवर नहीं किया जाता है फैमिली मेम्बर्स को, तो आप देखिए कि काफ़ी बार हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी जो अटैक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। हेल्थ वर्कर्स बॉडी को क्यों नहीं यहाँ पे उनको देते हैं, उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि इबोला का जो मोर पर्सन है वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं उसकी वजह से। और आप देखिए कि कुछ दिनों पहले हमने ऐसा ही एक न्यूज़ है उसको रीड किया था। कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ था, कोविड-19 के जब केसेज आए थे, तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में भी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर में जो अटैक हुए थे, काफ़ी सारे रीजन्स हो सकते हैं लोगों का। आप देखिए कि हेल्थ वर्कर्स के रिगार्डिंग में प्रॉपर
अंडरस्टैंडिंग है उसका ना होना, किसी तरीके से फियर होना, ये कुछ ऐसे इश्यूज हुआ करते हैं जिसकी वजह से हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट में भी जो अटैक हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक एंथ्रोपिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके मॉडल के बारे में बताया गया है, जो पब्लिक जो एथिकल इश्यूज हैं जिनको सेफगार्ड करेगा, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। साउथ चाइना सी का एरिया है जहाँ पे फिलीपाइंस भी अपना एरिया शेयर करता है, और आप देखिए कि जो चाइना है वो भी अपना एरिया शेयर करता है। तो काफ़ी बार वहाँ पे कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर में बोथ कंट्रीज का जो जो क्लेम है वो हुआ करता है। तो वहाँ पे एक ऐसी तरीके से एक आइलैंड है, एक सोल का एरिया है जिसको कि स्कारबोर्ग सोल के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, उसका प्रेजेंस होना, कुछ पर्सनल्स को भी डिप्लॉय किया गया है जिसको कि फिलीपाइंस ने ऑब्जेक्ट है वो किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस साउथ चाइना सी का जो एरिया है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्कारबोर सोल है। अब आपको ये कि यहाँ पे होमवर्क देते हैं। होमवर्क ये है कि साउथ चाइना सी के अंदर में कुछ आइलैंड्स हैं, 3 ऐसे आइलैंड्स हैं या जो लैंड एरिया हैं उनको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कहाँ के हैं वे। बेसिकली साउथ चाइना सी के एरिया, उनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यूएन का एक रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट है हमास का जो एट्रोसिटीज हैं उनके बारे में। यूएन का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। हम जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में जो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है वो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी था। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी था, जो यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर में पूछा था कि किस ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइम जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिला है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है वो यूएन का हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। बेसिकली जो 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर में ये काम किया करता है। यूएन का जो सेक्रेटरीट है उसी के डिपार्टमेंट के रूप से ये इस्टेब्लिश है, और इस्टेब्लिश क्या इसके यूएन के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही कर दिया गया था इसको, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट को। अब देखिए कि 1993 के समय इसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था, 1993 के समय में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इनका रिपोर्ट क्या बताता है कि ऐसे लोग जिन्होंने इजराइल को सपोर्ट दिया, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर में किसी तरीके से डाउट था हमास को, तो उनको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, किस तरीके से उनको यहाँ पे उनका जो ह्यूमन राइट है उसका वायलेशन हुआ है, टॉर्चर किया गया उन लोगों को, उन सभी के बारे में इस रिपोर्ट के अंदर में मेंशन है। रिपोर्ट को किसके द्वारा हेड किया गया है, हमारे जो फॉर्मर एक जज हुआ करते थे, एस मुरलीधर नाम से जो जज हैं, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को हेड किया गया है, इस कमीशन को हेड किया गया है कि कैसे उस एरिया में एट्रोसिटी हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट उनके द्वारा किया गया। एस मुरलीधर उनका नाम है, काफ़ी फेमस जज हुआ करते थे। उनका एक बार आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट से किसी अदर हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफ़र हुआ था, तो उस समय किस तरीके से लार्जर वे के अंदर में गैदरिंग के द्वारा उनको उनको बेसिकली आप देखिए कि जो विदाई है वो दिया गया था। काफ़ी फेमस जज हैं एस मुरलीधर सर, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो भी दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो कश्मीर का एरिया है जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है, तो उस कश्मीर एरिया के अंदर में कैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा रेज किया गया, और वर्ल्ड से आप देखिए अर्ज किया गया है कि पाकिस्तान को अकाउंटेबल रखना है, पाकिस्तान से क्वेश्चंस पूछने हैं कि उस कश्मीर के एरिया के अंदर में कैसे उन्होंने एट्रोसिटी है वो की है। तो एट्रोसिटी के बारे में है। अब आप देखिए कि यहाँ पे रावलकोट नाम का एक जगह है, उसके बारे में ये मेंशन है वो किया गया है। काफ़ी बार ऐसा न्यूज़ आता है कि पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर का वो एरिया जो उनके कंट्रोल में है उसके वहाँ पे लोगों के सिविलियंस के ऊपर में कैसे अटैक्स भी किए हैं, और भी काफ़ी सारा उनको जो बेसिक सर्विस है वो भी अवेलेबल नहीं हुआ करती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन आप देखिए कि रसिया के ऊपर में सैंक्शन लगा सकता है, तो इंडियन एंटिटीज भी इसका पार्ट हो सकती हैं। अब ये सैंक्शन लगाते हुए यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि रसिया का जो वॉर को सपोर्ट करने के वॉर को कैसे एंड किया जाए, कैसे उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, तो उसके लिए जो यूरोपियन यूनियन है वो कंटिन्यूस वर्क को कैरी आउट करेगा। हमारे और यूरोपियन यूनियन के क्या इश्यू हो सकते हैं, रिसेंटली आप देखिए कि हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका इम्प्लीमेंटिंग का जो समय आया है, और अब इस तरीके से अगर रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो हो सकता है उसके अंदर में भी कुछ डिले यहाँ पे हो।
इंडिया जो है वो रसिया के साथ में कोई लार्जर आप देखिए कि परचेजर नहीं है, ना आपको सेकंड लार्जेस्ट परचेजर के रूप से मिलेगा। जो लार्जर परचेजर हैं उनके ऊपर ना तो यूएस के द्वारा सैंक्शन लगाए जाते हैं, ना यूरोपियन यूनियन जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं वो उनके ऊपर सैंक्शन है वो नहीं लगाते हैं। तो ये सैंक्शन के बारे में है, हमारा जो एंटिटीज हैं उनको ये इम्पैक्ट करेगा। फिर कुछ चाइनीज आप देखिए कि कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि यूएस का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि इनको किसी तरीके से प्रोजेक्ट है वो नहीं देने हैं, कोई बिजनेस नहीं देना है। ये चाइना का जो मिलिट्री है उसके साथ में वर्क किया करते हैं, जिसमें अली बाबा नाम का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके आप देखिए कि जो फाउंडर पर्सन हुआ करते थे जैक मा, उनको वेल्दीएस्ट पर्सन का एक बार जो टाइटल दिया गया था या वेल्दीएस्ट पर्सन के रूप से वो रिकॉग्नाइज है वो हुए थे। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मेंशन है जो चाइना का मिलिट्री के साथ में काम करते हैं, उनको कोई बिजनेस नहीं देना है, ये यूएस के द्वारा यहाँ पे स्टेटमेंट है। क्यूबा के बारे में है, क्यूबा कहाँ है, यूएस के नियर बाई एरियाज के अंदर में है। क्यूबा का जो लीडरशिप है उनका अब एक स्टेटमेंट आया है, क्यूबा का जो लीडरशिप है उनका एक स्टेटमेंट आया है कि यूएस के द्वारा 3 जो ऑप्शंस हैं उनके कंट्री से रिलेटेड। एक ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये है कि उनके कंट्री के अंदर में सोशल अनरेस्ट वो करवा दिया जाए, कि किसी तरीके से सोशल अनरेस्ट का सिचुएशन करवा दिया जाए और वहाँ पे मूवमेंट हो और लोगों के द्वारा जो पॉलिटिकल पावर में जो पर्सन है उनको रिमूव कर दिया जाए। तो सोशल अनरेस्ट के अलावा सेकंड ऑप्शन इन्होंने क्या बताया है, सेकंड बताया है कि उनका जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, उनका जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल है वो कर लिया जाए यूएस के द्वारा। और थर्ड मिलिट्री एक्शन के बारे में है कि मिलिट्री एक्शन है वो भी यूएस यहाँ पे कैरी आउट कर सकता है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को बताया गया है। क्यूबा का लीडरशिप के द्वारा रिसेंटली यूएस ने क्यूबा के ऊपर में सैंक्शन लगाए थे और यूएस के काफ़ी नियर बाई एरिया के अंदर में है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको यूएस के प्रेसिडेंट ने गल्फ ऑफ अमेरिका का जो रीनेमिंग है वो किया था। उसी के आप देखिए कि युकातन चैनल है, युकातन चैनल के पास में जो यहाँ पे फ्लोरिडा स्ट्रेट है और यहाँ पे ये बेसिकली आप देखिए कि फ्लोरिडा का जो पेनिनसुला है ये यहाँ पे जो क्यूबा है और इस एरिया के अंदर में फ्लोरिडा स्ट्रेट हुआ करती है। यहाँ पे जो मैक्सिको का युकाटन का पेनिनसुला है, ये जो वाटर बॉडी है वो युकातन चैनल है, ये जो वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है, फ्लोरिडा स्ट्रेट है और ये जो एरिया है वो कौन सा है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको या जिसको गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम है वो दिया गया था। तो क्यूबा के बारे में हमने रीड किया। फिर तमिलनाडु के बारे में मेंशन है, तमिलनाडु के वहाँ पे क्या हुआ है, जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके सोर्सेज ने कहा है कि ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन प्रोजेक्ट है उसको अलाउ किया जाएगा। शिप बिल्डिंग के रिगार्डिंग कोई ग्रीन प्रोजेक्ट है उसको अप्रूवल का डिस्कशन यहाँ पे किया गया। तमिलनाडु के वहाँ पे कहाँ दिया जाएगा, थूथुकुडी का जो एरिया है वहाँ पे। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम शिप बिल्डिंग के बारे में देखे हैं। हमारा जो स्वदेशी नेविगेशन स्ट्रीम है हमारे कंट्री का फर्स्ट स्वदेशी नेविगेशन स्ट्रीम जो है वो इसी थूथुकुडी के एरिया के अंदर में फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। वीओ चिदम्बरम पिल्लई नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, उनके द्वारा आप देखिए कि स्वदेशी नेविगेशन जो स्ट्रीम है उसको स्टार्ट किया गया 1906 में जब स्टार्ट किया जाता है और 1911 तक वो वर्क करती है। बाद में आप देखिए उसको परचेज है वो कर दिया गया था किसी अदर पर्सन्स के द्वारा। तो स्वदेशी नेविगेशन स्ट्रीम वहाँ पे बना। हमारा जो कोस्ट लाइन है वो काफ़ी लार्जर है, फिर भी हमारे कंट्री में शिप बिल्डिंग का जो वर्क है उसमें कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। तो शिप बिल्डिंग का जो हमारा एक एंशिएंट वर्क हुआ करता था उसको फिर से रिवाइवल किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न जो ग्राउंड्स हैं उनके बेसिस के ऊपर में। तो उसी तरीके से यहाँ पे शिप बिल्डिंग का जो अलाउ किया गया है, इन प्रिंसिपल अलाउ है, उसको मेंशन किया गया। फायर के इंसिडेंट की वजह से डाटा सेंटर के अंदर में जो डिस्ट्रॉय हुआ है, से ना आप देखिए कि डाटा का ही डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ऐसे भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जिसके थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका डाटा को कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्शन जो यहाँ पे जो यूजर है उसी के ऑथराइजेशन के बाद में वो डाटा कलेक्शन हुआ करता है। तो जो करोड़ के इक्विपमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है जब डाटा सेंटर के अंदर में फायर का ये इंसिडेंट आया। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो UNFCCC के बारे में है। UNFCCC का आप देखिए कि जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक मीटिंग हुआ है बोन के वहाँ पे। क्या बोन के वहाँ पे UNFCCC का सेक्रेटरीट है क्या, UNFCCC का क्या सेक्रेटरीट बोन के वहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है UNFCCC का जो हेड जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है, क्या वो बोन के वहाँ पे है क्या। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए,
हमारे कंट्री के द्वारा कहा गया, आप देखिए कि जो बेलम जो ब्राज़ील के वहाँ पे है, उसके बाद में फर्स्ट टाइम कोई मीटिंग हुआ है क्लाइमेट की रिगार्डिंग में, और जो नेक्स्ट मीटिंग होगा COP31 का, वो होगा टर्की के वहाँ पे, अंकारा के वहाँ पे वो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो डिस्कशन है सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें इंडिया ने कहा कि अडेप्टेशन जो फंड है उसका जो कंटिन्यूस फाइनेंस है वो श्रिंकिंग सिचुएशन में है, कि उसका फाइनेंस लगातार कम हो रहा है, तो उसमें भी कंट्रीब्यूट है वो किया जाए। क्लाइमेट फाइनेंस का वाइडनिंग है, अडेप्टेशन का जो जो फाइनेंस है उसको वाइड करने का ज़रूरत है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में डिस्कशन हुआ है इस मीटिंग के अंदर में, उसको कहा गया। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के बारे में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनसे भी ज़्यादा समय के लिए आप देखिए कि सर्व किया जाएगा इस पोस्ट को, वो जो टाइम है वो इनके द्वारा कंप्लीट हुआ है। अब ये तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के बारे में हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पीएमओ के बारे में रीड कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस हुआ करता है, उसके बाद में क्या ये इंडिपेंडेंस के साथ में ही इस्टेब्लिश था क्या, पीएमओ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है? पहले आप देखिए कि पीएमओ को जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट का नाम है वो दिया जाता था, बाद में 1977 के समय में इसका जो नेमिंग है वो पीएमओ के रूप से किया गया। एक आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीएमओ को हेड जो किया जाता है वो किया जाता है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते हैं उनके द्वारा। एक आपको यहाँ पे होमवर्क देते हैं, होमवर्क आपको ये देते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो तो आप देखिए कि लार्जर जो समय है उसको यहाँ पे सर्व किए हैं हमारा जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट को। कौन से हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका जो टेन्योर है वो सबसे कम समय का रहा है? सबसे कम समय का टेन्योर किस प्राइम मिनिस्टर का रहा है? क्या हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब हैं, क्योंकि एक समय उनका जो गवर्नमेंट है वो 13 डेज का ही गवर्नमेंट रहा था। एक उनका जो गवर्नमेंट है वो 13 डेज का ही था, बट बाद में भी उनके द्वारा सर्व किया गया है। 5 ईयर का टेन्योर आया था कम्प्लीटली, एक 13 मंथ का टेन्योर उनका रहा था। तो ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा सबसे कम समय के लिए इस पोस्ट को सर्व है वो किया गया? नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में मेंशन है कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से अब नए फेज के अंदर में पहुंचे हैं, जब से वहाँ पे नया जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पावर के अंदर में आया है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है। और कैसे नए जो इश्यूज हैं, जो बाउंड्री के इशू हैं, जो काला पानी हो, लीपू लेक हो, लिम्पिया दूरा हो, उनके ऊपर में फिर से जो नेपाल का जो क्लेम सामने आया है, फिर से जो लैंड एरिया है उसके एनक्रोचमेंट के बारे में उनके द्वारा मेंशन है। अब ये जो इश्यूज हैं इनके बारे में तो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, बट अब ज़रूरत क्या है? इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने का जो ज़रूरत है वो क्या है? ज़रूरत ये है कि जो बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में जो डायलॉग है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जाए। डायलॉग को कैरी आउट करने के साथ में डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो इंश्योर हो, क्योंकि बोथ कंट्री हैं वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट भी करते हैं, डिपेंड भी हैं। डिपेंड किस तरीके से हैं? नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन के लिए आया करते हैं। इंडिया का काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो नेपाल के लिए जाया करता है। ट्रेड के अलावा स्टूडेंट्स जो हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नेपाल का जो ज्योग्राफी है वो इस तरीके से है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है वो हमें हो सकता है। और भी काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मोतीहारी जो बिहार के अंदर में है, वहाँ से अखूरा के लिए आप देखिए कि पाइपलाइन है उसको सेटअप करना हो। तो इन सभी जो प्रोजेक्ट्स को देखते हुए एक डायलॉग एंड डिप्लोमेसी है उसका इंगेजमेंट का ज़रूरत है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो म्यांमार के बारे में है। म्यांमार से रिलेटेड यहाँ पे ये कहा गया कि म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे विजिट के लिए आए थे। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट हैं वो विजिट के लिए आए थे। तो कैसे एक म्यांमार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया उसके साथ में इंगेज करते हुए कैसे बेटर रिजल्ट्स को गेन है वो कर सकता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि विजिट के बारे में बता दिया गया, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट हुआ है, सिविलाइजेशंस का जो टाइज है उसको ये बताता है, शेयर्ड हेरिटेज है, शेयर्ड कल्चर है उसको ये बताता है। और कैसे जो फ्री मूवमेंट रिजाइम का होना, फ्री मूवमेंट रिजाइम का एग्जिस्ट करना हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में, वो शो करता है कि इंडिया हमेशा जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे बॉर्डर एरिया का, उसका म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका एक इंगेजमेंट है उसको इंश्योर किया जा सके। अब इसी विजिट के दौरान में हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो फॉर्मर लीडर हैं जिनको कि हाउस अरेस्ट किया गया है, आंग सान सूकी को, उनके बारे में भी डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। म्यांमार क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? पहला इम्पोर्टेंट रोल है हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है।
नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है उसको ये इंश्योर करता है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस एरिया से गए हैं, चाहे वो ट्राइलेटरल हाईवे हो, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे हो जो कालधान के एरिया से जाया करता, सॉरी रखाइन स्टेट के एरिया से जाया करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कालधान का जो एरिया हो, कालधान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंटिन्यूस आप देखिए कि जिन पे प्रोग्रेस नहीं हुआ है उसको हम अचीव कर सके म्यांमार के साथ में इंगेजमेंट की वजह से। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के साथ में एक अल्टरनेटिव रूट है जिसको एक्सेसिबिलिटी को हम इंश्योर कर सकें। और म्यांमार के साथ में प्रेजेंट समय में साइबर के जो इश्यूज हैं, साइबर क्राइम के जो काफ़ी सारे लार्जर वहाँ पे जो साइबर जो इंस्टीट्यूशंस उनका होना जिसमें साइबर क्राइम को किया जाना, तो उनका भी वहाँ पे प्रेजेंस है, तो उसको भी यहाँ पे मेन डील में रखा गया कि उनको भी हमें कैरी आउट करना है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंगेजमेंट जरूरी है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी मिसयूज उसका ना हो, चाहे वो ड्रग के रिगार्डिंग में भी मिसयूज ना होना चाहिए। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी म्यांमार के साथ में इंगेजमेंट है वो जरूरी था। नेक्स्ट आप देखिए कि सीआईडी के द्वारा वेस्ट बंगाल के वहाँ पे कुछ सर्च किया गया है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में इस तरीके से हुआ करता है, पॉलिटिकल डोमेन का ये बेसिकली न्यूज़ है। नेक्स्ट आप देखिए कि राज्यसभा के नॉमिनेशन के बारे में है। 2013 के समय में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, जजमेंट के द्वारा कहा गया कि जो नॉमिनेशन पेपर है उसके अंदर में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होगा यहाँ पे कैंडिडेट को, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है, नहीं तो उसका जो नॉमिनेशन पेपर है वो रिजेक्ट हो सकता है। कांग्रेस के जो राज्यसभा के एक नॉमिनेशन किया गया था एक पर्सन के द्वारा मध्य प्रदेश के वहाँ पे, और उनके अगेंस्ट में कोई आप देखिए कि कोई कंप्लेंट था या कोई केस था, इस तरीके से उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, उस ग्राउंड को मेंशन करते हुए उनका नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट है वो कर दिया गया है। अब उसके अगेंस्ट में कांग्रेस लीडरशिप ने प्रोटेस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिले हैं, हो सकता है कोर्ट के अंदर में भी जाएं। तो बट बेसिकली आप देखिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन देना होता है नॉमिनेशन पेपर के अंदर में, इन्फॉर्मेशन वो देना होता है जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप प्रॉपर्टी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है वो दिया करते हो कि आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है वो कितना है, नॉन एग्रीकल्चर जो आपके पास में बिल्डिंग्स हैं वो कितना है, कहाँ पे हैं, फिर आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर में आपके पास में कितना मनी है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। और स्टूडेंट्स जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, जो पब्लिक ऑफिशियल्स जो रहेगा, जो पब्लिक अथॉरिटी को हेड करेगा, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर में। आप एक आप देखिए कि एक वेबसाइट है माई नेता के नाम से, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में जो भी लोग इलेक्शन को कंटेस्ट किए हैं उस वेबसाइट के ऊपर में देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं वहाँ पे। बेसिकली वो अपने नॉमिनेशन पेपर में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं उसी को वहाँ पे इन्होंने पब्लिश है वो किया है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि नॉमिनेशन के रिजेक्शन के बारे में था जिसको हमने देखा, ये आज की न्यूज़पेपर का कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।